नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कहानी 9 साल की मासूम अमीरा की, जिसकी मौत के पीछे छिपा था एक राज, जिसे सामने लाने के लिए उसकी मां ने हर संभव कोशिश की। मेरे बेटे का कत्ल हुआ है साहब, आप मेरे साथ चलिए साहब। एक बार मैं आपके पैर पकड़ती हूँ साहब, आप चलिए मेरे साथ। इनका कहना है कि इनकी बच्ची को मारा है किसी ने, इसलिए अपनी बच्ची को खोया है, इसलिए थोड़ा सदमे से पगला गई है। हमें कोर्ट से उसकी लाश को कब्र से निकालने की परमिशन लेनी होगी। और अंत में उसकी मौत का राज तब खुला जब उसकी कब्र को दोबारा खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाला गया। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना उसकी जरूरत भी है और उसकी चाहत भी। और अपनी इसी जरूरत और चाहत को पूरा करने के लिए इंसान ने देश और समाज की रचना की, रिश्ते जोड़े, परिवार बनाए। और तब उसे जरूरत महसूस हुई एक ऐसी व्यवस्था की जिसकी मदद से ना सिर्फ इन सभी संस्थानों को सुरक्षित रखा जा सके, बल्कि जो इन्हें सुचारू रूप से चलाने में भी मददगार साबित हो। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने कुछ कानून बनाए, सामाजिक उत्तरदायित्व तय किए गए और परिवार और रिश्तों को बांधे और बनाए रखने के लिए कुछ अलिखित नैतिक दायरे तय किए गए, जो आज भी हमारे इन संस्थानों को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने की अपनी जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। इन नियमों से छेड़छाड़ या फिर इन नैतिक दायरों को तोड़ने या पार करने की कोशिश के क्या दुष्परिणाम होते हैं, यही हम देखेंगे हमारे आज के इस केस में। बाजी उठो ना बाजी, बाजी चलो खेलने चलते हैं। बाजी उठो ना बाजी। अम्मी देखो ना, अम्मी देखो ना, बाजी उठी नहीं रही। मायरा उठ बच्ची, देख ना गुड़िया क्या कह रही है। अमीरा, अमीरा उठ बच्ची, क्या हुआ तुझे? कुछ बोलते क्यों नहीं अमीरा? अमीरा, अमीरा। दादा, बड़ी अम्मी, अमीरा बाजी को कुछ हो गया, वो उठी नहीं रही। क्या कह रही है? अमीरा, अमीरा बच्ची उठ, क्या हुआ? देखिए ना अम्मी, अमीरा कुछ बोल नहीं रही है, उठ भी नहीं रही है। अमीरा कुछ बोल नहीं रही है। अमीरा, अमीरा बाजी देखिए ना, अमीरा को क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रही है। अमीरा, अब्बू, अमीरा, क्या कह रहे हैं आप? या अल्लाह, अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। उठा बेटा उठा। साजिदा जाने दो इसे, अब हमारी अमीरा वापस लौट के नहीं आएगी। पुलिस को फोन लगा, मेरी बच्ची मरी नहीं है, मारा गया उसे। ये तो क्या बोल रही है? तो वो तो बीमारी से गई है ना। बच्ची का सदमा इसके दिमाग में बैठ गया है, कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है। बेटा जनाजे का वक्त हो गया है, उठाओ, जाने दो, उठाओ जनाजे। मत ले जाओ मेरी बेटी को। मेरी बच्ची, अमीरा मेरी बच्ची, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अरे संभाल अपने आप को। नहीं लेके जाने दूंगी, मैं नहीं लेके जाने दूंगी इसको। जरा संभालो उसको। मेरे बच्चा उसमें, मेरी बच्ची। साहब, साहब चलिए मेरे साथ साहब,
क्या हुआ? किसी ने मेरी बच्ची को मार डाला है साहब। खुदा के वास्ते चलिए साहब मेरे साथ, चलिए साहब। साजिदा, इनका कहना है कि इनकी बच्ची को मारा है किसी ने। क्या कह रहे हैं साहब आप? साहब इसने अपनी बच्ची को खोया है, इसलिए थोड़ा सदमे से पगला गई है। कुछ भी बोल रही है साहब, आप यकीन कीजिए, डॉक्टर ने पर्चे पे लिख के भी दिया है। बेटा वो पर्चा दिखाओ डॉक्टर। जी अब्बू। ठीक है, इनका ख्याल रखिए। जी साहब। साहब 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 झूठ बोल रहे हैं साहब ये लोग। साहब साहब मैं सच कह रही हूं साहब। उसको अंदर लेकर आओ। साहब मेरी बात सुनिए। पुलिस के पास गई थी तू? हाँ, हमें पकड़वाने? अरे क्या खूनी है हम लोग? जाने भी दे दीजिए ना, आप उसकी हालत देख रहे हो ना, गलती हो गई। उसकी ये गलती कितनी भारी पड़ती थी हमें, इसका अंदाजा है आपको? कोर्ट कचहरी के चक्कर, अरे जिंदगियां खाक हो जाती हैं इनमें पड़कर। मैं उसे समझा दूंगी, फिर से ये गलती नहीं करेगी। अरे अगर इतना ही यकीन है ना आपको इस पे, तो रखिए इसे अपने पास। हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू जो हमें जेल कराने पे तुली हो। नहीं चाहिए इसे। संभाल अपने आप को। बाजी कहाँ गई अम्मी? मैं बस इतना जानती है कि घर में से किसी ने मारा है उसको। साहब वो खुद नहीं मरी है, उसका खून किया गया है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्या वो बीमार नहीं थी? थी साहब बीमार वो, तेज बुखार था सिर्फ उसको, और कल रात को तो वो भी उतर गया था। रात भर जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी मैं। मेरे यकीन मानिए साहब, उसका बुखार बिल्कुल उतर गया था। मेरे सास ससुर पसंद नहीं थी ना मैं उन्हें कभी भी। जितना दहेज चाहिए था उतना नहीं था मेरे घर वालों के पास देने के लिए। बात सिर्फ आपके ससुराल वालों की नहीं है, डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से भी आपकी बच्ची की डेथ नॉर्मल है। डॉक्टर की पर्ची भी झूठी है साहब। साहब सब झूठ बोल रहे हैं साहब। अब मेरे यकीन मानिए साहब, मेरे बेटे का कत्ल हुआ है साहब। आप मेरे साथ चलिए साहब, एक बार मैं आपके पैर पकड़ती हूँ साहब, आप चलिए मेरे साथ। साहब मेरी बात मानिए साहब। साहब मेरी बेटी का कत्ल हुआ है साहब, उसका खून हुआ है साहब। वो खुद नहीं मरी है साहब, खुद नहीं मरी है। क्या ये सिर्फ एक माँ का वहम था जो अपनी बच्ची की यूं अचानक हुई मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, या फिर वाकई अमीरा नाम की इस बच्ची की जान ली गई थी? किसी हादसे की बात छोड़ दी जाए तो हर एक कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, लेकिन घर में किसी के पास ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही थी कि जिसके कारण 8 साल की इस मासूम बच्ची की हत्या की जा सकती थी। बहरहाल चाहे ये वहम था या सच्चाई, पुलिस के लिए फिलहाल ये एक केस था, और इसीलिए उन्होंने साजिदा की कंप्लेंट पर जांच करने का फैसला किया और शुरू हुई तलाश सच्चाई की। साहब आज से पहले तो साजिदा से हमें कोई परेशानी थी नहीं ना, हम लोगों ने कभी साजिदा को परेशान किया। पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही है, अल्लाह जाने इस उम्र में वो हमें क्यों जलील करना चाहती है। जान लगाई पड़ी थी वो अमीरा का ख्याल रखने में। उसे पूरा यकीन था कि वो एकदम ठीक हो जाएगी, और हमें भी था, पर ऐसा नहीं हुआ। वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई है, इसलिए मान नहीं पा रही है सच्चाई को। लेकिन आपकी बहू तो यकीन से कह रही है कि अमीरा को मारा गया है। कोई तो वजह होगी। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी वो घर में, इसीलिए सबसे ज्यादा दिमाग चलाती थी। जिधर नहीं चलाना होता उधर भी चलाती, वरना 8 साल की थी अमीरा। अगर हमें उसके लड़की होने से कोई परेशानी होती तो हम उसे पहले ही ना मार डालते। साहब पूरे मोहल्ले में आप किसी से भी पूछ कर देख लीजिए, पूरे परिवार की लाडली बच्ची थी अमीरा। सब लोग उसे पलकों पर रखते थे, और मुझसे तो उसका कुछ खास लगाव था। हमारी गुड़िया कहाँ है? पकड़ो पकड़ो,
ए पकड़ो पकड़ो। बीमार पड़ी और अल्लाह को प्यारी हो गई। वो साजिदा सदमे से पागल हो गई है, कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रही है। सर मामला कुछ समझ नहीं आया। साजिदा कह रही है कि उसकी बेटी की मौत नेचुरल नहीं हुई है, उसका मर्डर हुआ है, जबकि उसके घर वालों से बात करके हमें ऐसा नहीं लगा कि उसके घर में से ही कोई अपने घर की ही बेटी को मार देगा। हमें क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हेमंत, इम्पोर्टेंट ये है कि सबूत किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो गुनहगार है। सर इशारा भी तो तभी मिलेगा ना जब कुछ सबूत मिलेंगे। साजिदा कह रही है कि उसकी बेटी का मर्डर हुआ है, लेकिन उसके घर वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं। और सर जिसका कत्ल हुआ है उसकी लाश तक कब्र में दफन है। वो डॉक्टर तो अभी जिंदा है ना जिसने उस मौत को सर्टिफाई किया। एक काम करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, शायद कोई क्लू मिले। राइट सर। जो पूछ रहा हूँ वो सही सही बताना। आपका कहा हुआ अगर कुछ भी सही नहीं हुआ तो आप पर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। सर मैं उस लड़की को जानता तक नहीं उसको आज तक देखा है। लेकिन लड़की घर से फ़ोन आया कि उसकी निमोनिया से डेथ हो गई है, तो मैंने सर्टिफिकेट तैयार करके दे दिया। इसके आगे कुछ नहीं जानता मैं सर। इस पर नेग्लिजेंस के चार्जेस लगाओ और हाँ रिपोर्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर को भेजो। सर प्लीज सर सुनिए। सर इस डॉक्टर के बयान के मुताबिक साजिदा ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं हो सकता है कि वो सच हो सकता है कि उसकी बेटी का वाकई में मर्डर किया गया हो सकता है, लेकिन उसकी फैमिली उस डॉक्टर से उसका झूठा डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनवाएगी? तो इसका मतलब सर हमें उन्हें फौरन अरेस्ट कर लेना चाहिए। अभी नहीं, क्योंकि डॉक्टर के बयान के हिसाब से हम उस फैमिली पर झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का चार्ज लगा सकते हैं, पर मर्डर का नहीं। उन पर मर्डर का चार्ज लगाने और कोर्ट में प्रूव करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है। तो फिर सच्चाई का फैसला कैसे होगा सर? अमीरा अपनी मौत की सच्चाई हमें खुद बताएगी। आमिरा? हाँ, हमें कोर्ट से उसकी लाश को कब्र से निकालने की परमिशन लेनी होगी और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा सर। हमें कोर्ट से परमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी कम्युनिटी के लोग, उसके घर वाले। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, पर सच्चाई को सामने लाना कौन सा आसान होता है। तुम एक काम करो, कोर्ट की परमिशन लो, आगे देखता हूं मैं क्या होगा। ओके सर। बड़े अब्बू हमें बहुत रो रही हैं, आप चल के चुप कराओ ना उन्हें। ठीक है, हम चलते हैं तुम्हारे साथ, हम समझाते हैं। हाँ चलो। साजिदा खुद को संभालो, जिसे जाना था वो चली गई, शायद अल्लाह की यही मर्जी है। कैसे संभालो भाईजान? ये गलत है, ये गुनाह है सर, मत करिए। हमारे साहब ये गुनाह कर रहे हैं, आप खुद से खबर। पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे को। अरे किस तरह की औरत है तू साजिदा, कैसी माँ है तू? जिस माँ की कोख उजड़ जाती है ना, उसे ना दीन का होश होता ना दुनिया की परवाह होती। और तू हमसे दुश्मनी निकालने के लिए तूने अपनी बच्ची की मौत को इस्तेमाल किया। पहले तूने उसकी मौत को कत्ल बना के हंगामा मचा दिया, उसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाकर हमारे मुंह पे कालक पोत दी, और उससे भी तेरा पेट नहीं भरा। अब तूने अपनी ही बच्ची की कब्र खुदवाकर उसकी लाश बाहर निकलवाकर उसकी मिट्टी खराब की, और तेरी वजह से उस बच्ची की रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। अम्मी मेरी बात तो सुनिए। चुप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे अल्लाह के घर जाके क्या मुंह दिखाएगी? अल्लाह तो रहीम और करीम है ना अम्मी, अगर मैंने कोई गुनाह किया भी होगा तो वो बख्श देगा। लेकिन जब मैं अल्लाह के घर जाऊंगी और अपनी बच्ची को मिलूंगी और मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो कहेगी ना, अम्मी तू तो जानती थी ना कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो क्यों इंसाफ नहीं दिलवाया मुझे? क्यों सजा नहीं दिलवाई मेरे कातिलों को? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी बच्ची को? यानी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। ये जंग मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूँ, और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी, किसी भी सूरत में नहीं। तो एक बात याद रख, इस जंग से तुझे सिर्फ एक चीज हासिल होगी, पछतावा,
समझी? याद रखना मेरी बात को। सर, आमिरा की माँ साजिदा आई है। भेजो उसे। साहब पता चला मेरी बच्ची की जान कैसे गई थी? फिलहाल नहीं, लेकिन हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जल्दी पता लग जाएगा उसकी मौत कैसे हुई है। वैसे हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हो सकता है कि आपका शक सही हो सकता है नहीं साहब, ऐसा ही है। साहब मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए कभी झूठ नहीं बोल सकता। साहब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बच्ची को जानबूझकर इस दुनिया से रुखसत किया गया है। साहब आपको मेरी अमीरा का वास्ता, साहब मेरी मदद करिए साहब। सर अमीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत दम घुटने की वजह से हुई है। मामला कत्ल का है सर। इसका मतलब साजिदा सही कह रही थी। साजिदा कहाँ है? कहाँ है साजिदा? कोई बताएगा? सब साजिदा और गुड़िया कल रात से गायब है। गायब हो गए मतलब? सब कल रात को दोनों घर पे ही थे। सुबह उठकर देखा तो घर में दिखाई नहीं पड़े। हमने आसपास में ढूंढा भी, पर वो हमें मिली ही नहीं। तुम्हें नहीं मिले ना, लेकिन हम उन्हें ढूंढ ही निकालेंगे। क्या है ना, कत्ल और झूठ ये ज्यादा दिन नहीं छुपते, एक ना एक दिन सामने आ ही जाते। मतलब ये कि अमीरा की मौत नेचुरल डेथ नहीं, किसी ने उसका कत्ल किया है। मुझे साजिदा और बच्ची की फोटो चाहिए। मैं फोटो लेकर आता हूँ। अमीरा की मौत दम घुटने से हुई थी, यानी कि कोई था जिसने उसकी सांसों को रोक दिया था, और जिसने भी ऐसा किया था उसका शायद ये मानना था कि अमीरा की मौत को एक नेचुरल डेथ मान लिया जाएगा, क्योंकि अमीरा पहले से ही निमोनिया का शिकार थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक माँ ने अपनी बच्ची की मौत की वजह को भांप लिया और अब वो उसे इंसाफ दिलाना चाहती थी। अमीरा की मौत के हल हुए इस सवाल ने कई और सवाल खड़े कर दिए थे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस किसी ने भी इस जुर्म को अंजाम दिया था वो कौन था, और अगर वो उसी घर का कोई सदस्य था तो क्या साजिदा और उसकी दूसरी बेटी गुड़िया की जान खतरे में थी? कहीं उन पर भी वही खतरा तो नहीं मंडरा रहा था जिसका शिकार अमीरा बनी थी, या फिर साजिदा खुद कहीं चली गई थी? अल्लाह हमारा गवाह है साहब, हमने कुछ नहीं किया। और अगर उस बच्ची के साथ वाकई वो हुआ है जो आप बता रहे हैं, तो इस बारे में आपको साजिदा से बात करनी चाहिए। साहब, हम अपने परिवार की इज्जत की खातिर पहले आपको कुछ नहीं बता पाए, लेकिन साजिदा जरा भी अच्छी माँ नहीं थी। वो अपनी दोनों बेटियों से जरा भी प्यार नहीं करती थी। अम्मी 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 मुझे खाना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या है अमीरा, एक मिनट भी तो मुझे सुकून से नहीं बैठने दे सकती ना? रसोई में क्या ताला पड़ा है? भूख लगी है, भूख लगी है, खुद से खाना नहीं ले सकती? छोटी सी बच्ची है क्या तुम? चल जा यहाँ से। उनसे ऐसे पेश आती थी जैसे वो दोनों बोझ हो उस पर। साहब, हो सकता है कि साजिदा ने ही अमीरा को मारा हो, और अभी तो गुड़िया भी उसके साथ है। साहब, आप जल्दी उसे ढूंढ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुड़िया को भी कुछ कर दे। शुरू से ही गुस्सा बहुत तेज था उसका, छोटी छोटी सी बात पर भड़क जाती थी। किसी और को कुछ बोलते नहीं बनता था तो उन मासूम बच्चों पर अपना सारा गुबार निकालती थी। हाय अल्लाह, कितनी जोर की लगा है मुझे। दिखाई नहीं देता तुझे? अंधी है क्या? दिन भर बॉल के साथ खेलती रहती है, कभी किताब भी उठा लिया कर हाथ में। औरों की तरह तूने क्या जाहिल बनना है? एक बारों की खींच के तेरे मुंह पे। क्या कर रही हो? बच्ची है वो, बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? इस तरह क्यों डांट रही हो? बाजी, बच्ची बच्ची बोलकर ही आप लोगों ने सिर पे चढ़ा रखा है इन लोगों को, और आपको क्या पता कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है? ठीक तो मैं करूंगी इन्हें। चल तू भी अंदर। सर, साजिदा के ससुराल वाले जो कुछ कह रहे हैं, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो ये केस पूरी तरह यू टर्न ले लेगा सर। कि अगर वो गुनहगार है तो ये केस हमारे पीछे पड़कर वापस से रीओपन क्यों करवाती? सर, ये गुत्थी तो सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। वक्त आने पर सुलझ भी जाएगी। मुझे लगता है किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें साजिदा के माँ बाप से बात करनी चाहिए। राइट सर। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है।
वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। गलत तो वो लोग कर रहे थे उसके साथ, शादी के पहले दिन से उसे परेशान कर रहे थे। अम्मी, ये आपने मुझे किस घर में भेज दिया है? वो मुझसे और दहेज मांग रहे हैं, बोलते आरिफ के बिजनेस के लिए और पैसा चाहिए। अम्मी, अब्बू, इससे अच्छा तो मैं इस घर में ही ठीक थी। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी अम्मी, नहीं जाऊंगी मैं। अरे पागल हो गई क्या? देख, तेरा निकाह हो चुका है, वही तेरा घर है। आरिफ को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए ना, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे, तू चिंता मत कर बेटा। शुरुआत से ही आरिफ के माँ बाप को साजिदा पसंद नहीं थी। वो 10वीं तक पढ़ी थी, लेकिन उनको लगता था कि उनके घर में वो निभा नहीं पाएगी। वो तो आरिफ को साजिदा पहली नजर में पसंद आई, इसलिए उन्होंने ये शादी की। मुझे तो लगता है साजिदा और गुड़िया के साथ उन्होंने वही गलत किया होगा जो आमिरा के साथ किया था। हमने कभी झूठ नहीं बोला साहब, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम साजिदा को पसंद करते हैं। पसंद करते भी कैसे? ना तो वो एक अच्छी माँ थी और ना एक अच्छी बहू। हाथ नहीं बटा सकती शमीम का? अरे तुमसे बड़ी है वो, अरे वो सारा काम करे और तुम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठी हो। अब भाभी मुझे कुछ करने ही नहीं देती तो मैं क्या करूं? जबरदस्ती तो कर नहीं सकती ना उनके साथ। अल्लाह सब देख रहा है। अरे किसी और से नहीं तो उससे तो डरो। अरे जिस रात अमीरा की मौत हुई उस रात आप लोग कहाँ थे? यहीं थे साहब, अपने घर में, अपने कमरे में सो रहे थे। कोई भी औरत 2-2 बच्चे पैदा करने के बाद यूं घर छोड़ के नहीं जाती, समझे? आपने कुछ तो साजिदा के साथ किया है। कुछ भी बोले जा रही हो? हाँ? कुछ भी क्यों बोलो? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो बख्शूंगा नहीं तुम लोगों को। हेलो, पुलिस स्टेशन। साजिदा और उसकी बच्ची गायब है। आप दोनों के साथ उसकी रिश्तेदारी थी। उसको ढूंढने के बजाय आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। शादी के पहले दिन से ही उसे सता रहे थे, दहेज मांग रहे थे। हमसे जितना हुआ हमने दिया, लेकिन इनका पेट ही नहीं भरता था। अरे ऐसा कौन सा खजाना दे दिया? और जो थोड़ा बहुत दिया है ना, उतना तो हर लड़की के माँ बाप देते हैं। ये तमाशा किसने क्या किया है ये पता लगाने का काम हमारा है। जब तक हमें साजिदा मिल नहीं जाती और सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक आप अपने जज्बातों का ना काबू में रखिए, वरना अपनी परेशानी को बढ़ाने के जिम्मेदार आप लोग होंगे। चलिए अपने घर, कोई बाहर नहीं दिखेगा। चलिए, कोई यहाँ दिखना नहीं चाहिए मुझे। चलो चलो अपने घर, निकलो यहाँ से। चलो। क्या हुआ सर? क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि हमारा नजरिया कहीं एक तरफा तो नहीं है। मतलब? ये सही है कि अमीरा के कत्ल का सच साजिदा ने हमारे सामने जाहिर किया था और इस वक्त भी वो गुड़िया को लेकर गायब है। अगर वाकई में उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया होता तो वो हमारे पास आती जैसे पहले आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे उसका हाथ हो? सर अगर ऐसा हुआ होता तो फिर वो अमीरा के कत्ल की बात क्यों करती? इसके अलावा उस डॉक्टर ने भी अपने बयान में यही कहा है कि उसके घर वालों के कहने पर ही उसने वो पर्चा यानी कि टेम्परेरी डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके घर वालों को वाकई लगा हो कि उस बच्ची की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई हो और उन्होंने डॉक्टर से सर्टिफिकेट मांगा हो। तो गलती उनकी कहाँ है? उल्टा डॉक्टर की है जिसने बगैर चेक किए वो सर्टिफिकेट बना दिया। चलिए सर, एक बार को मान भी लिया जाए कि साजिदा ने अपनी बेटी आमिरा का कत्ल किया था, लेकिन इसके पीछे मोटिव क्या है? हो सकता है कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हो और उसके चलते साजिदा ने बदला लेने के लिए प्लान बनाया हो कि अपने सास ससुर को एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाए। सर आरिफ और साजिदा की मैरिड लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। हो सकता है इसी वजह से साजिदा का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, जिसके चलते उसने अपनी बेटी को मारा और हमारी नज़रों में ससुराल वालों को कत्ल का जिम्मेदार ठहराकर अपने प्रेमी के साथ गायब हो गई, ताकि हमें ये लगे कि उसके गायब होने के पीछे भी उसके ससुराल वालों का हाथ है, जिससे कि उसका मकसद और बदला दोनों पूरा हो जाते हैं। हो सकता है, पर इसमें से कौन सी थ्योरी सही है ये तय करने के लिए पहले हमें साजिदा की जिंदगी के साथ साथ उसके घर वालों की जिंदगी को भी बड़ी बारीकी से टटोलना होगा। केस अब एक नया मोड़ ले चुका था
अब तक शिकार नजर आ रही साजिदा का नाम भी सस्पेक्ट्स की लिस्ट में शामिल हो चुका था, लेकिन पुलिस के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस या अपने माँ बाप के पास जाने का रास्ता साजिदा के पास अब भी खुला था, लेकिन उसने ये रास्ता नहीं चुना और अपनी बेटी को लेकर गायब हो गई। साफ था कि कुछ तो ऐसी बात थी जिसे वो छिपाना चाहती थी। मतलब ये कि साजिदा अपनी बच्ची की मौत को कत्ल बताती है और अपने ससुराल वालों पर इल्जाम लगाकर खुद फरार हो गई है। हमने साजिदा को बहुत ढूंढा, अब भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मतलब साफ है, या तो वो खुद सामने नहीं आ रही या फिर उसने अपनी बच्ची अमीरा का मर्डर किया है। पूरे घर में किसी से बनती नहीं थी उसकी, खास करके सास ससुर से। कमबख्त कहीं की, जीना हराम कर दिया है हमारा। चली जा। अम्मी क्या कर रहे हो? अम्मी दरवाजा खोलो। अम्मी किसी के साथ चक्कर था पता नहीं। सर आरिफ काम के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था। इंतकाम भी दोनों बच्चियों का ख्याल रखता था और साजिदा का भी। ऐसे दोनों के बीच तो जेठ और बहू का रिश्ता है सर, पर अंदर ही अंदर कुछ चल रहा हो तो नहीं पता। इंतकाम बहुत अच्छा आदमी है, हालांकि उसके अपने बच्चे तो हैं नहीं, इसीलिए साजिदा की दोनों बच्चियों को ही वो अपनी बच्चियां मानता था। और साजिदा भी जब उसके साथ होती थी तो बहुत हंसती थी, वरना तो कभी किसी ने उसे मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। शादी के 10 साल बाद भी इंतकाम को बच्चा नहीं हो रहा था और आरिफ की माँ दहेज को लेकर साजिदा को ताने मारा करती थी। काम के चलते आरिफ का वक्त ज्यादातर बाहर गुजरता था, यानी कि साजिदा और इंतकाम के एक दूसरे के नजदीक आने के अपने अपने रीजंस थे। हाँ सर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि साजिदा और इंतकाम के बीच में रिश्ता बन गया हो और इंतकाम अपनी बीवी को तलाक देके साजिदा के साथ रहना चाहता हूँ ताकि उसे अपना बच्चा मिल जाए, और ये साजिदा इस बात के लिए तैयार ना हो और इस बात से गुस्से में आके इंतकाम ने साजिदा और उसके दोनों बच्चों को मार दिया। लेकिन एक व्हीलचेयर पर बैठा आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? अमीरा को तो मार ही सकता है सर। रात का अंधेरा था, घर में सब सो रहे थे और साजिदा और उसकी दूसरी बच्ची को मारने के लिए उसने किसी की मदद ली होगी। आप ये कैसी बात कर रहे हो? साजिदा मेरे भाई की बीवी है, उसके साथ ऐसा रिश्ता मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। ऐसे रिश्ते सोच समझ कर नहीं बनते, बल्कि जरूरत से बनते हैं। मेरी ऐसी कोई जरूरत नहीं है साहब जो पूरी ना हो रही हो। मेरी बीवी शमीम बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत प्यार करती है। बस एक ही कमी है कि हमारी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए मैं साजिदा की बच्चियों को अपनी बच्चियां मानता था, तो उन्हें मैं क्यों मारूंगा? अम्मी मैं कर देती हूँ। ये बू कहाँ से आ रही है इतनी गंदी? आ तो मुझे भी रही है, शायद किसी ने पीछे कचरा जलाया होगा। ये कचरा जलने की बू नहीं है, तो इधर से आ रही है। अमीरा की मौत पर उसकी मां साजिदा के द्वारा उठाए गए सवाल से शुरू हुआ यह केस साजिदा और बहन गुड़िया की लाश मिलने के बाद अब एक घिनौने ट्रिपल मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। अमीरा की लाश को कब्र से निकलवाकर किए गए पोस्टमार्टम से पुलिस को पता चल चुका था कि अपनी बेटी की मौत को लेकर साजिदा का शक बेवजह नहीं था। तो क्या अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी जा रही ये लड़ाई ही वो वजह थी जो साजिदा और गुड़िया की मौत की वजह बनी? शायद जिसने अमीरा की सांसें रोकी थी उसी ने साजिदा और गुड़िया को चाकू से गोद कर मार दिया था और उन्हीं के घर के पिछवाड़े गाड़ दिया था। यह भी तय था कि कातिल जो कोई भी था वो आसपास ही था और उसे सामने लाने के लिए पुलिस ने हर उस शख्स का बैकग्राउंड बड़ी बारीकी से खंगालना शुरू किया जो किसी भी तरह से अमीरा, साजिदा और गुड़िया से जुड़ा हुआ था। नहीं पता कहने से काम नहीं चलेगा। तेरे घर से लाशें बरामद हुई है, तूने अगर नहीं मारा तो तेरे घर से लाशें कैसे मिली? सब साजिदा मेरी बीवी थी और गुड़िया मेरी बच्ची। एक बात बताइए, उसे मारने से मुझे क्या मिलेगा? हर कत्ल कुछ मिलने की उम्मीद में नहीं किया जाता है। नफरत भी कत्ल की वजह हो सकती है। आप नहीं माना ना कि आप साजिदा को पसंद नहीं करती थी? अरे लेकिन उसके लिए मुझे उसे मारने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आरिफ तो उसको घर से
कहीं आपने तो नहीं मार दी मेरी बच्ची को? बोलिए अम्मी। हाँ, और अब्बू, आपको दहेज चाहिए था ना मेरे घर से? उतना दहेज तो मैं लाई नहीं अपने घर से। बोलिए अब्बू। पहुंच दिया हो तुम अपनी हरकतों से। अरे बड़ों का लिहाज करना भी भूल गई हो तुम। रुको, मैं बताता हूँ। जल्दी निकल बाहर। और इसे भी लेके जाओ। अब्बू रोको, लेके जा इसे। देखो, दिमाग अगर ठिकाने आ जाए तो वापस चली आना, वरना कहीं भी चली जाना। बोल, क्यों मारा तूने साजिद और गुड़िया को? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा मैंने साहब। सब साजिदा मेरे घर वालों को इल्जाम लगा रही थी। मेरी बेटी को मारने का इल्जाम लगाया था उसने। सब मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद के आगे एक नहीं सुनती। सब मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन साहब, ये नहीं पता था कि वो ऐसे गायब हो जाएगी। देख, तेरे किसी झूठ का पता लगा ना तो अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तकलीफ तो होती होगी ना तुम्हें कि तुम साजिदा से बड़ी हो और मां नहीं बन पा रही थी, और वो दो बच्चों की मां बन चुकी थी। थोड़ी तकलीफ तो होती थी साहब, लेकिन अल्लाह की मर्जी को तो मानना पड़ता है। होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी मतलब कि कुछ लोग अल्लाह की मर्जी को नहीं मानते और उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, जैसा कि तुमने किया होगा साजिदा, अमीरा और गुड़िया को मारकर। नहीं साहब, ये सच नहीं है, बल्कि अमीरा और गुड़िया की वजह से मेरा जो मां ना बन पाने का दुख है वो कम हो जाता था। साजिदा से भी ज्यादा उन दोनों से मैं और इंतखाब मोहब्बत करते थे, और साजिदा ने भी कभी उन्हें हमारे पास आने से नहीं रोका, ना ही तो मुझे कभी इस बात का एहसास होने दिया कि मैं मां नहीं बन सकती। तो मैं क्यों मारूंगी उन्हें? क्या मिलेगा मुझे साहब? वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं मां नहीं बन सकती। डॉक्टरों का कहना है कि मैं अभी भी मां बन सकती हूँ। हेलो सर, शमीम के बारे में पता चला है कि वो रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल जाया करती थी, और वो भी हमेशा अकेली। इंतकाब के साथ या किसी और के साथ उसे कभी नहीं देखा गया। पता करो। राइट सर। शमीम अंसारी, वाइफ ऑफ इंतखाब अंसारी, रेगुलर बेसिस पे आपके पास आती है। अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी। बता सकती हैं क्यों? इंस्पेक्टर साहब, शमीम यहाँ पर अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेने आई थी। प्रेगनेंसी टेस्ट? हाँ जी। बता सकती हैं कि वो नेगेटिव था या पॉजिटिव? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं बता सकते। डॉक्टर, इट्स अ लीगल मैटर, वरना मैं आपसे कभी भी आपके पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं बोलता। प्लीज़ मदद कीजिए। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, वो प्रेग्नेंट है। इतने सालों से इंतकाब और शमीम को बच्चा नहीं हो रहा था, और अचानक से वो प्रेग्नेंट हो गई। हो ना हो शमीम का कहीं अफेयर चल रहा हो, और ये बच्चा इंतकाब का नहीं बल्कि उस प्रेमी का हो। लेकिन सर, इस बात का इन मर्डर से क्या कनेक्शन है? वैसे तो कोई कनेक्शन नहीं है, पर हाँ, हो सकता है कि साजिदा और गुड़िया ने उसे उसके प्रेमी के साथ देखा होगा और शमीम डर गई हो, और इस डर के कारण उसने उन दोनों का मर्डर करवा दिया। एक काम करो, शमीम की पूरी कुंडली निकालो, उसके करीबी लोगों को पूछताछ करो। हो सकता है कि इनमें से कोई मर्द हो जिसके साथ इसका चक्कर हो, और हाँ, उसके पति इंतकाब को ही पुलिस स्टेशन बुला लो, उससे पूछताछ करनी होगी। क्या वो जानता था उसकी पत्नी पेट से है? ओके सर। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? शमीम पेट से है? ये बात सुनकर जिस तरीके तू चौंक रहा है, इसका मतलब तुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, और ना ही तू उस बच्चे का बाप है। साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये सच नहीं है। ये तेरी बीवी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट। गलत फहमी हमें नहीं, तुझे हो रही है। नहीं साहब, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है साहब। शमीम का किसी के साथ कोई चक्कर या कोई रिश्ता? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता साहब। शमीम, क्या ये? क्या ये? इतने वक्त से हमारे बीच कोई संबंध नहीं हुआ है,
मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। तुम माँ कैसे बन सकती हो? सच सच बताओ मुझे, किसका बच्चा है ये? किसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? किसके साथ मुंह काला किया? बोलो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। मैंने आज तक आपके अलावा किसी और की ओर देखा तक नहीं है। बेवकूफ समझती हो मुझे? बोलो किसका बच्चा है, बोलो। दिमाग खराब हो गया है आपका। मैंने कहा ना मेरा किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। हमें औलाद थे, अब हमें औलाद मिल रही है। क्यों तमाशा कर रहे हैं? आपको खुश होना चाहिए। तमाशा मैं कर रहा हूँ? तमाशा तो तुमने मेरा बना दिया है। मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया है। सर ये अंसारी परिवार के सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। सर इसमें कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन पिछले 3 महीने से एक लैंडलाइन नंबर पर शमीम अक्सर बात किया करती थी। सर किसी इनफर्टिलिटी क्लिनिक का नंबर है। आपका कहना है आपके ट्रीटमेंट की वजह से शमीम प्रेग्नेंट हुई है? जी सर, उनके हस्बैंड में कोई कमी नहीं थी, लेकिन शमीम ही प्रेगनेंसी बेयर नहीं कर पा रही थी। तकरीबन 3 महीने तक हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चला उनका, और अब उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई। करीब कितना खर्चा है इलाज के लिए? तकरीबन 2 लाख रुपए तक। सर इसका मतलब शमीम का किसी के साथ अफेयर नहीं था, बल्कि उसके प्रेगनेंसी की वजह उसका आईवीएफ ट्रीटमेंट है। हाँ ये तो सही है, लेकिन आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए उसके पास 2 लाख रुपए आया कहाँ से? एक काम करो, अंसारी फैमिली का अकाउंट डिटेल्स पूरा निकालो। सर शमीम अब ठीक है, लेकिन पेट में लगी चोट की वजह से बहुत खून बह गया और उसका बच्चा नहीं रहा। आइए डॉक्टर साहब, हम आपको छोड़ दें। क्या किया तूने? क्या किया? सर ये देखिए, आरिफ के बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ साहब? अरे साहब, शमीम, हम तुम्हें साजिदा, अमीरा और गुड़िया के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए। क्या कह रहे हैं साहब आप ये बात? मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी को नहीं मारा। अच्छा, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे पास 2 लाख रुपए कहाँ से आए? 2 लाख? क्या? ले चलो इसे। आपको गलतफहमी हुई है साहब। मैं बताती हूँ। सबको बाहर लेकर जाओ। बात तो सुनिए आप। बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। चलिए बाहर। सच सच बताओ, सब कुछ सच सच बताओ मुझे। 10 सालों से हम बे औलाद थे। मुझे आईवीएफ के बारे में पता चला। मैं जानती थी मैं अगर इंतखाब को इस बारे में बताऊंगी तो वो नहीं मानेंगे। एक दिन अचानक मुझे एक कॉल आया। आप मुझे 2 लाख? कहीं मजाक तो नहीं ना? लेकिन वो मजाक नहीं था। मुझे वाकई 2 लाख रुपए मिल सकते थे आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन एक शर्त पर। मेरे होश उड़ गए थे। मुझे फैसला उसी वक्त लेना था। मैं किसी भी कीमत पर मां बनना चाहती थी। मुझे मंजूर है, मैं साजिदा को मार डालूंगी। लेकिन अमीरा न जाने कैसे वहां आ गई और उसने सब सुन लिया। फिर मैंने उसकी लाश को ले जाकर वहीं पर छोड़ दिया जहाँ पर वो कुछ देर पहले सो रही थी। साजिदा गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद तुमने साजिदा और उसकी बच्ची को? साहब मैं सच कह रही हूँ, उन्हें मैंने नहीं मारा। आरिफ ने उन्हें घर से निकाल दिया था। जब वो घर पर ही नहीं थे तो मैं उन्हें मारती कैसे? तो फिर तुम्हें साजिदा को मारने का ऑफर किसने दिया? किसका फोन आया था? हाँ, मैंने ही कहा था शमीम को साजिदा को मारने के लिए। पर क्यों? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ आरिफ से। आरिफ? शादी करना चाहते थे हम दोनों, लेकिन साजिदा के रहते ये मुमकिन नहीं था। बोल, तुझे पहले से पता था कि नहीं? मुझे पहले ही पता था साहब। वो 2 लाख रुपए उसे मैंने दिए थे शमीम भाभी को देने के लिए। लेकिन शमीम का तो कहना है कि ना उसने साजिदा को मारा है और ना ही गुड़िया को। सही कह रही हो, उसने साजिदा को नहीं मारा और ना ही गुड़िया को। फिर किसने मारा साजिदा को? आरिफ ने तो साजिदा को घर से बाहर निकाल दिया था। फिर कब और कहां मारा? उस रात जब मैं साजिदा को ढूंढने निकला। मैं नहीं जाऊंगी घर वापस अब। अरे चलो, अब नाराज मत हो। नहीं, मुझे नहीं जाना वापस। अरे बाबा, माफी मांग रहा हूँ, चलो
तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं मैं। हम लोग ये पीछे वाले रास्ते से क्यों आए? अरे तुम्हें पता है ना, आगे के रास्ते से जाएंगे तो सब लोग जग जाएंगे। और अम्मी को जानती हो, क्या जवाब दोगी? उन्हें कौन समझाएगा? तुम भी नहीं समझा सकती, 100 सवाल करेंगी तुमसे। और फिर तूने साजिदा और अपनी छोटी बेटी को मार दिया, उनकी लाश को वहीं दफना दिया। नहीं साहब, बोल। नहीं साहब, मैंने नहीं साहब, मैंने नहीं, वो उसने। तुमने अपने प्यार की खातिर अपनी बहन और उसकी मासूम बच्ची को मार डाला। अब सड़ो पूरी जिंदगी यहां। किसी भी रिश्ते में बंधे दो लोगों के बीच आपसी समझ और प्यार का खत्म हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन अस्वाभाविक बिल्कुल नहीं। हर इंसान को यह पूरा हक है कि अगर उसे लगता है कि वो उस रिश्ते को और नहीं चला सकता है तो वो उससे बाहर निकल आए, और हमारा कानून और समाज भी इसे स्वीकृति देता है। साजिदा से रिश्ता तोड़ने के लिए आरिफ ने जो तरीका अपनाया और आरिफ से रिश्ता जोड़ने के लिए वाहिदा जिस हद तक नीचे गिरी, उसकी दूसरी मिसाल ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ इस बात का जवाब ढूंढना भी बहुत जरूरी है कि इस रास्ते पर चलने का ख्याल उन दोनों के मन में आया कैसे। जवाब है हमारा बदलता सामाजिक परिवेश, एक सोच जो इंसान को सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचने की सलाह देती है। और जब इंसान सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचता है तो वो दूसरों के दुख दर्द और तकलीफों को महसूस करने की क्षमता भी खो बैठता है, और नतीजा इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। पर यह भी सच है कि आज के इस दौर में अपने साथ साथ दूसरों के बारे में, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यही वो नियम है जिस पर हमारा समाज टिका है, हमारा परिवार बना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं ना हो और परिवार नाम की ये संस्था बनी रहे, बची रहे, तो हमें इस मुश्किल को उठाना होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।